ना धन्यवाद। ने बनाए हैं जो नियंत्रण से बाहर है। संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान को तबाह कर रहा है और जवाब में ईरान एक साथ 5 देशों पर हमला करता है जिसमें ओमान भी शामिल है। इस बीच सऊदी अरब ने यमन पर फिर सीधे हमले शुरू किए हैं, जहां ईरान के प्रॉक्सी समूहों में से एक यमनी हूती मौजूद हैं। आज 13 जुलाई को सऊदी विमानों ने सना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बमबारी की। आधिकारिक कारण यह बताया गया कि नागरिक ईरानी विमान को उतरने से रोकना जरूरी था। विमान फिर भी उतरा, बस किसी और शहर में। हाँ, आधिकारिक कारण ये बताया गया, नागरिक ईरानी विमान को उतरने से रोकना जरूरी था। विमान फिर भी उतरा, बस किसी और शहर में। यहां तुरंत जवाब आया कि उद्धरण सऊदी अरब ने युद्ध शुरू करने की घोषणा की है और इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। यहां एक बात तुरंत समझना जरूरी है, ये कोई नई जंग नहीं है, नहीं, ये वही जंग है जो 2014 से चल रही थी, लेकिन 2022 में उसे विराम दे दिया गया था। इस एपिसोड में हम विस्तार से बताएंगे कि असल में क्या हुआ और ये जंग नई नहीं बल्कि पुरानी क्यों है। और सबसे अहम बात, आखिर अभी क्यों सऊदी अरब ने इसी वक्त यमन पर हमला क्यों शुरू किया। क्योंकि सना एयरपोर्ट पर हमले के पीछे एक टेल का जाल है जिसमें रियाद को अमेरिका और ईरान की इस जंग ने फंसा दिया है। और हम इस बारे में भी बात करेंगे कि यह तेहरान के प्रतिरोध की दुष्धुरी को कैसे आखिरी चोट पहुंचा रहा है, और जो बहुत अहम है, आखिर इजराइल अचानक कैसे एक तरफ हो गया है जबकि पूरा इलाका, माफ कीजिए, लड़ रहा है। मेरा नाम अलेक्सी पेची है। चलिए इन मुद्दों पर चर्चा करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब करें, एपिसोड लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए तथ्यों से शुरू करते हैं। 13 जुलाई की सुबह सना के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कई सऊदी हवाई हमले हुए। ये यमन की राजधानी है जिसे 2014 से हूतियों ने नियंत्रित किया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा मान्यता प्राप्त यमनी सरकार के अनुसार इसका उद्देश्य वहां ईरानी विमान को उतरने से रोकना था। यमन सरकार के विदेश मंत्रालय का बयान, ईरानी शासन के समर्थन से हौथी आतंकवादी मिलिशिया ने यमनी राष्ट्रीय विमानों को राजधानी के हवाई अड्डे पर उतरने नहीं दिया और जोर दिया कि ईरानी विमान यमन की हवाई सीमा का उल्लंघन करे, इसलिए रनवे पर हमला किया गया। वैसे रियाद ने इन हमलों पर आधिकारिक तौर पर कोई टिप्पणी नहीं की है, यानी अगर आप नहीं समझे तो विचार ये था, माफ कीजिए, यमनी सरकारी बलों को अपना विमान उतारना था। हौथियों ने इसमें बाधा डाली, लेकिन वे वहां ईरानी विमान उतारना चाहते थे और अब यमन के आधिकारिक सरकार ने इसे रोकने का फैसला किया, लेकिन हमला सऊदी अरब ने किया। उसने रनवे को नष्ट कर दिया और नतीजतन ईरानी विमान उतर नहीं सका। मैं समझाता हूं किन विमानों की बात हो रही है, यह समझना जरूरी है। सबसे पहले ये ईरानी एयरलाइन महान एयर का विमान था जिसमें हूतियों का प्रतिनिधिमंडल लौट रहा था। वो ईरान के मारे गए सर्वोच्च नेता अली हमदजे के अंतिम संस्कार से लौट रही थीं। वीडियो में, जिसे अब हूतियों के मीडिया द्वारा फैलाया जा रहा है, नसरुद्दीन अल अम्बर, जो अंसार अल्लाह के मीडिया प्रबंधन के उप प्रमुख हैं, यानी यमनी हूतियों के, वे सना में लैंड नहीं कर सके। विमान को कोई नुकसान नहीं हुआ, उसे बस हदीदा भेज दिया गया, जो कि लाल सागर के किनारे एक बंदरगाह शहर है। ईरान और उसके सहयोगियों ने इस लैंडिंग को सऊदी नाकाबंदी पर प्रतीकात्मक जीत बताया। मतलब सऊदी लोग यमन का आसमान बंद करने की कितनी भी कोशिश करें, विमान फिर भी घुसा और सन्ना में नहीं तो कम से कम हदीदा में उतर गया। इस पर हूती लोगों की प्रतिक्रिया सख्त है। आंदोलन के सैन्य प्रतिनिधि याहिया सारिया ने कहा, उद्धरण है, सना हवाई अड्डे पर सऊदी आक्रामकता ने तनाव कम करने का दौर खत्म कर दिया है और अब उसे अपनी आक्रामकता के परिणाम भुगतने होंगे। इसी आंदोलन के वरिष्ठ अधिकारी हाजिम अल असद ने जोड़ा, सऊदी शासन को पता चलेगा कि उसने अपने लिए खुदाई कर ली है। कब्र। अब हूतियों के विदेश मंत्रालय ने भी मुख्य बात दर्ज कर ली है। वे कहते हैं कि यह 2022 में स्थापित युद्ध विराम का उल्लंघन है और उनकी भाषा में सऊदी हमला युद्ध की शुरुआत है। सब्सक्राइब करें। في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام كما تشاهدون غارات جوية عدوانية على مطار صنعاء الدولي. إلى حد الآن بغارتين استهدفت مدرج الهبوط والإقلاع هنا كما تشاهدون.
कोंकोड तर्जुमा कोंकोड كونكور ترجمة نانسي كونكور नैन्सी मकड़ी नैन्सी मकड़ी सबटाइटल्स डिमा टॉर्जोक सबटाइटल्स डिमा टॉर्जोक ने बनाए। लेकिन असल में ये तो बस वक्त की बात थी कि ये जंग फिर से भड़केगी। चलिए घटनाक्रम को देखते हैं ताकि समझ सकें कि ये कोई नई जंग नहीं है। साल 2014 यमनी हूती यानी शिया आंदोलन अंसार अल्लाह सना शहर पर कब्जा कर लेते हैं। उन्हें ईरान का पूरा समर्थन मिलता है। यमन के राष्ट्रपति सना से भागकर दक्षिण में अदन शहर चले जाते हैं, जहां वे आज भी है। यमन में गृह युद्ध शुरू हो जाता है साल 2015। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका के समर्थन से गठबंधन बनाता है और हूतियों के खिलाफ हवाई युद्ध शुरू करता है। साथ ही यमन की जमीन, समुद्र और हवा से नाकाबंदी भी शुरू कर देता है। इस नाकाबंदी के परिणाम को संयुक्त राष्ट्र संघ ने दुनिया की सबसे गंभीर मानवीय आपदाओं में से एक बताया है, क्योंकि लाखों लोग भुखमरी की कगार पर हैं। स्वास्थ्य और जल आपूर्ति की व्यवस्था तबाह हो चुकी है। इस अभियान का दुखद नतीजा रहा, 5 साल से ज्यादा बमबारी के बाद भी सब कुछ नाकाम रहा। फिर हालात ऐसे हो गए कि अमीरात और सऊदी अरब, जो एक ही गठबंधन में थे, आपस में ही झगड़ पड़े और यमन की जमीन पर एक दूसरे से लड़ने लगे और कुल मिलाकर पूरी ये कहानी नाकाम हो गई। गठबंधन हूतियों को सना से बाहर निकालने में विफल रहा। असल में हूतियों की ताकत और बढ़ गई, खासकर ईरान की मदद से, जो लगातार उन्हें हथियार और पैसे भेजता रहा। 2022 में दोनों पक्षों ने संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में युद्ध विराम समझौता किया। अचानक बड़े पैमाने पर लड़ाइयां तेजी से कम होने लगीं, बातचीत के लिए रास्ता खुला। लेकिन यहाँ एक अहम बात है, छिटपुट झड़पें कभी भी पूरी तरह बंद नहीं हुई और इसलिए युद्ध भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। इसीलिए सही कहना यह होगा कि कोई नई जंग शुरू नहीं हुई, बल्कि पुरानी जंग को बस फिर से शुरू कर दिया गया। ये फिर शुरू हुई क्योंकि हालात बदल गए। अब हम कौन से हालात देख रहे, चलिए इन्हें समझते हैं। यही पूरे एपिसोड की कुंजी है। सऊदी अरब ने अभी जोखिम क्यों लिया? वैसे उनके पास यमन युद्ध का अनुभव है जो अच्छा नहीं रहा, और ऐसा लगता है फिर से इस युद्ध में क्यों शामिल होना। आइए एक बार फिर घटनाओं की कड़ी को देखें। होर्मुज जलडमरू मध्य फरवरी के अंत से अमेरिका ईरान युद्ध के चलते बंद है। सऊदी अरब के लिए ये एक आपदा है, क्योंकि उसका मुख्य निर्यात टर्मिनल रास तनूरा, जो कि वैसे दुनिया का सबसे बड़ा है, पूरी तरह से ठप हो गया है। अब तेल कहीं नहीं भेजा जा सकता। पहले वे फारस की खाड़ी से होर्मुज जलडमरू मध्य से टैंकर भेजते थे। अब ये टैंकर खुले समुद्र में जाकर व्यापार करते थे, लेकिन अब होर्मुज जलडमरू मध्य बंद हो गया है। इस स्थिति में अर्रियाद क्या करता है? अर्रियाद इस स्थिति के लिए आंशिक रूप से तैयार था, ऐसे परिदृश्य के लिए। इसलिए वो अपने तेल के प्रवाह को पश्चिम की ओर मोड़ रहा है। पूर्व पश्चिम पाइपलाइन, जो पूर्वी तेल क्षेत्रों से लेकर लाल सागर के यानबू बंदरगाह तक 1200 किलोमीटर लंबी है, उसे पूरी क्षमता के साथ बहाल कर दिया गया है, जो 70 लाख बैरल प्रतिदिन है। और वे इस पाइपलाइन को काफी तेजी से बढ़ा रहे हैं। यानबू के माध्यम से निर्यात 4 गुना बढ़कर रिकॉर्ड लगभग 4.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गया है। और इसी रास्ते से सऊदी अरब सचमुच बच गया। लाल सागर से निर्यात होने के कारण साम्राज्य ने होर्मुज जलडमरू मध्य बंद होने का असर कम महसूस किया। लेकिन एक बड़ी समस्या है, लाल सागर से एशिया और यूरोप के खरीदारों तक पहुंचने के लिए सऊदी तेल से भरे टैंकरों को बाब एल मंडेब जलडमरू मध्य से गुजरना जरूरी है। ये 26 किलोमीटर चौड़ा संकरा रास्ता है जो अरब और अफ्रीका के बीच है। और इस जलडमरू मध्य के दक्षिणी किनारे को कौन नियंत्रित करता है? सही है, यमनी हूती। और हूती, जो ईरान के सहयोगी हैं, सैद्धांतिक रूप से बाब अल मंदेब को बंद कर सकते हैं, और असल में ऐसा कर सकते हैं कि सऊदी अरब के पास अपनी तेल का निर्यात करने का कोई तरीका ही ना बचे। अमेरिका और ईरान फिर से युद्ध के नए चरण में है, और ईरान अपनी प्रॉक्सी ताकतों को शामिल कर सकता है। इसलिए रियाद पहले ही आगे बढ़कर वार कर रहा है। सऊदी अरब चाहता है कि हूतियों को पहले ही कमजोर कर दे, ताकि वे लाल सागर में उसका दम न घूंट सकें।
अब इन टुकड़ों को जोड़ें। जब वॉशिंगटन, तेहरान, हार्मुज जलडमरू मध्य में टकरा रहे हैं और ईरान, बहरीन, कुवैत, कतर, जॉर्डन, ओमान में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें चला रहा है, तब यमन युद्ध का दूसरा मोर्चा बनता है। हूती ईरान के सीधे प्रॉक्सी हैं और प्रतिरोध धुरी का हिस्सा हैं। अमेरिका के ईरान के खिलाफ युद्ध के पहले ही दिन हूतियों ने लाल सागर में फिर से हमले और बाबल मंदेब बंद करने की धमकी दी, लेकिन रुके रहे। मार्च में हूतियों ने कहा था कि वे ईरान के संकेत का इंतजार कर रहे हैं। मार्च के अंत में उन्होंने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी और युद्ध में शामिल हो गए। 8 जून को उन्होंने लाल सागर में इजरायली जहाजों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाते हुए उन्हें वैध सैन्य लक्ष्य घोषित किया। लेकिन मुख्य घटना पिछले हफ्ते घटी। यमन की सरकारी सेनाओं ने, जिन्हें सऊदी अरब का समर्थन प्राप्त है, हूतियों के हमले को होदायदा के दक्षिण में नाकाम कर दिया। यानी हूतियों ने देश में युद्ध को और बढ़ाना पिछले हफ्ते ही शुरू कर दिया था। अब देखिए ईरान के प्रॉक्सी बलों के नेटवर्क यानी वही प्रतिरोध की धुरी का क्या हाल रह गया है, जिससे तेहरान ने क्षेत्र को दशकों तक तनाव में रखा। हिजबुल्लाह लेबनान में पूरी तरह तबाह हो चुका है। इजराइल दक्षिण लेबनान नियंत्रित कर रहा है। इजराइल के रक्षा मंत्री कैट्स ने कहा कि पश्चिमी सीमा के 100 गांव नष्ट कर दिए गए हैं और सेना तभी हटेगी जब हिजबुल्लाह पूरी तरह निरस्त्र होगी। गाजा पट्टी में हमास निष्क्रिय है और 2025 के अंत से संघर्ष विराम लागू है। इराकी समूहों पर भारी दबाव है और वे फिलहाल सिर नहीं उठा रहे हैं। यमन में हूती वही आखिरी अपेक्षाकृत मजबूत कड़ी बचे थे। इसी वजह से ईरान उनका इतना समर्थन करता है और इसी वजह से सना पर सऊदी हमला ईरानी क्षेत्रीय संरचना के आखिरी सहारे पर हमला है। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास है जिसे समझना जरूरी है। हूतियों पर हमला उन्हें तोड़ने के बजाय जगा सकता है। हूतियों ने दूरी इसलिए नहीं बनाई थी क्योंकि वे कमजोर थे। तेहरान ने शायद ये तय किया कि हूती कार्ड को रिजर्व में रखना और उसे थोड़ा बाद में खेलना बेहतर होगा। अब शायद यही कार्ड सामने आएगा जिससे दोनों जलडमरू मध्य एक साथ बंद हो सकते हैं। सोचिए, हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद है जहां से दुनिया की 20% तेल आपूर्ति होती है, और बाब अल मंडेब जलडमरू मध्य जिससे होकर दुनिया की 12% तेल आपूर्ति गुजरती है। 32% यानी 1/3 आपूर्ति बंद होगी। सोचिए तब कीमतें कैसे बढ़ेंगी। अगर हौती बदला लेना चाहें तो उनका एक घातक तरीका है बाबल मंडेब जलडमरू मध्य बंद करना। अब हौती विदेश मंत्रालय के उप प्रमुख हुसैन अल अजी ने बयान दिया, अगर सना बाबल मंडेब बंद करने का फैसला करे तो कोई भी उसे नहीं रोक सकता। ऐसे हालात में क्या होगा? हौथियों को हर टैंकर डुबोने की जरूरत नहीं। कुछ हमले काफी हैं जिससे बीमा कंपनियां और जहाज मालिक खुद वहां से हट जाएं। पहले भी ऐसा हो चुका है। 2023 से 2025 के बीच यमनी हौथियों के हमलों ने इस जलडमरू मध्य से गुजरने वाले तेल के प्रवाह को 2 गुना से भी ज्यादा कम कर दिया और जहाजों को अफ्रीका का चक्कर लगाना पड़ा, जिससे उन्हें रास्ते में 14 दिन ज्यादा लग गए। अब दांव और ऊंचे हैं। बाबल मंडेब से 20% गुजरता है जो विश्व समुद्री व्यापार का 12% है। रियाद के लिए यह अस्तित्व का सवाल है। जलडमरू मध्य बंद होने पर सऊदी अरब के 4 से 4.5 मिलियन बैरल तेल रोज अटक जाएंगे। हार्मुज जलडमरू मध्य पहले ही बंद है। और वैसे ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने पहले ही बाबल मंडेब को बंद करने की धमकी दी है अगर इजराइल ने लेबनान में हमले नहीं रोके, और वो हमले नहीं रोक रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो सऊदी अरब ने उन पर हमला किया है जो खुद उसके गले पर हाथ रखे हुए हैं। और यहां मैं आपका ध्यान एक अलग लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बिंदु की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। ध्यान दें, मध्य पूर्व का क्षेत्र जल रहा है। अमेरिका ईरान पर बमबारी कर रहा है। ईरान कुवैत, बहरीन, जॉर्डन, कतर और ओमान पर बमबारी कर रहा है। सऊदी अरब यमनी हूतियों पर हमला कर रहा है। इस दौरान इजराइल मानो एक तरफ खड़ा है। ऐसा कैसे हुआ? इसके कई कारण हैं और सभी का कहना है कि इजराइल ने इस चरण में अपना मकसद पा लिया है और अब वो फायदे की स्थिति में ये सब देख रहा है। व्यवहार में वही ग्रीन फैक्टर लागू कर रहा है, रोकथाम। सबसे पहले उसने अपने लक्ष्य पूरे कर लिए हैं। उसने हिजबुल्लाह को अब इतना कमजोर कर दिया है कि वो खतरनाक नहीं रही। इजरायली सेना दक्षिण लेबनान में है और हटने का इरादा नहीं रखती। ट्रंप ने नेतन्याहू को ईरान वार्ता से भी बाहर कर दिया है, जिससे इजराइल प्रक्रिया से बाहर हो गया है। तीसरी बात, आंतरिक राजनीति भी है। नेतन्याहू के सामने चुनाव है और ट्रंप की ईरान डील उनके लिए राजनीतिक आपदा है। अभी उन्हें कोई और युद्ध नहीं चाहिए।
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है रणनीतिक तर्क। अभी वही हो रहा है जो इजराइल में लोग बस सपना देख सकते थे। अरब लोग फारसियों से लड़ रहे हैं। सुन्नी सऊदी अरब शिया हूथियों पर हमला कर रहा है। अमेरिका ईरानी नौसेना पर वार कर रहा है और इजराइल के दुश्मन एक दूसरे को कमजोर कर रहे हैं, एक भी इजरायली सैनिक के बिना। लेकिन यहां एक बहुत ही महीन सी बात है जो सब कुछ उजागर कर देती है। सूत्रों के अनुसार इजराइल इस समय सोमालीलैंड में एक सैन्य अड्डा बना रहा है, बाबल मंदेब जलडमरू मध्य के दूसरी ओर। आखिर हमला किस पर करना है? हौथियों पर, बिल्कुल। यानी इजराइल अलग नहीं है, इजराइल बस तैयारी कर रहा है। नतीजा, औपचारिक रूप से आज सऊदी अरब ने एक नई जंग शुरू कर दी है। असल में उसने वही पुरानी जंग फिर से शुरू कर दी है जिसमें वो पहले हार चुकी थी और जिस पर वो बरसों की बमबारी के साथ अपनी साख भी गंवा चुकी थी। उसने जोखिम क्यों लिया? अमेरिका ईरान जंग से हार्मुज जल डमरू मध्य बंद हो गया है, जिससे रियाद ऐसी फंस गई है कि उसका इकलौता तेल निर्यात मार्ग ईरानी प्रॉक्सी ताकतों की मर्जी पर निर्भर है। अब क्या? मेरी नजर में दो संभावनाएं हैं। या तो सऊदी समय रहते हौथियों को कमजोर कर देंगे और ईरान अपनी प्रतिरोध धुरी में आखिरी सहारा खो देगा, या हौथी बाबल मंदेब जलडमरू मध्य बंद कर देंगे और तब दुनिया को एक साथ दो बंद जलडमरू मध्य मिल जाते हैं और सऊदी अरब पूरी तरह से तेल निर्यात से वंचित हो जाता है। दूसरा परिदृश्य अब सिर्फ क्षेत्रीय संघर्ष नहीं है, जैसा कि आप समझ सकते हैं, ये एक वैश्विक ऊर्जा संकट है और तब बहुत सारे लोगों को इसमें शामिल होना पड़ेगा। तो इजराइल क्या कर रहा है? उस सोमालीलैंड में अपने सैन्य अड्डे का काम पूरा कर रहा है और देख रहा है कि उसके दुश्मन आपस में लड़ रहे हैं। शायद इस युद्ध में सबसे अच्छा यही है कि आप इसमें शामिल ना हो। यहां मैं विराम लगाता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।